नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम AIBE क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर 2023 के बारे में अभी तो जुड़ जाइए अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था कमेंट के लिए। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो अभी तक किसी भी भाई ने इसको कमेंट नहीं किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन सी था भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ठीक, तो अब ये तो हो गई पिछली वीडियो की बात। अब आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है। तो ये किस धारा के अंतर्गत अपील निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 5A। धारा 5A। इसके अगर स्पष्टीकरण की हम बात करें तो स्पष्टीकरण कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 का के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील फाइल करेगा। तो ऐसा कि आपको समझ में आ चुका होगा स्पष्टीकरण से थोड़ा बहुत कि अगर कोई 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उस अधिनियम की उपबंधों के अनुसार अपील फाइल करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के लिए कह सकता हूँ। तो मौलिक कर्तव्य जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ये आप जो कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हैं ये उनमें भी क्वेश्चन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51AG। ठीक, इसके स्पष्टीकरण पे देख लेते हैं हम कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51AG के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अनुच्छेद 51AB के अनुसार स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए, अब खाली जगह है, में अपील कर सकते हैं। तो कहाँ अपील कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल उच्च न्यायालय में। जब उसने साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल को एक अपील की है तो बाद में वो केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जो सदस्य संख्या होगी वो होगी हमारी 7। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारे पास, क्योंकि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1986 की धारा 4 क्लॉज 1 में इस बात को दे रखा है। ठीक, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। तो ये किस भाषा में होना चाहिए? तो ये देखो, हिंदी कहीं पे हिंदी बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो इसके लिए कॉमन भाषा सबसे बढ़िया रख दी है इंग्लिश, अंग्रेजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अंग्रेजी ये होनी चाहिए। नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेस्ट अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि अधिकतर कामगार उस भाषा को समझ सकें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक के घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में खाली जगह घंटों से अधिक ना हो। जो हमारे लॉ के टीचर होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में उस टीचर के बारे में बात कर रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे की अवधि से अधिक नहीं हो, तो वो ऑप्शन होगा करेक्ट बी, 3 घंटे की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके स्पष्टीकरण पर हम बात करें तो अधिवक्ता विधि अध्यापन अधिकार नियम 1979 की धारा 3 के अनुसार विधि व्यवसायी अधिवक्ता एक दिन में अधिक से अधिक 3 घंटे के लिए विधि अध्यापन कार्य कर सकता है। जो एक अधिवक्ता है वो विधि का जो टीचर है वो एक दिन में 3 घंटे के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो ये जाली कोर्ट आदेश किस बाद में दिया गया था और किसी एडवोकेट के लिए इसमें व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी भी ठहराया गया था? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि केस से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, प्रताप नारायण बनाम बाय पी राहेजा। ठीक है, 1999 का ये बाद है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार है क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस पे भी उंगली उठाता है कहीं तक। तो जो साथी एमएसीटी कोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये अच्छे से तरह से भली भांति पता होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है, चलिए ठीक, तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक सही पहुंचने का सही तरीका क्या है? पहले आप याचिका करेंगे फिर एफआईआर करेंगे, या फिर पहले एफआईआर करेंगे फिर याचिका करेंगे? पहले बीमा कंपनी को सम्मन भेजेंगे फिर याचिका करेंगे फिर एफआईआर करेंगे, या फिर एफआईआर फिर बीमा कंपनी को सम्मन फिर याचिका? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कि पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ठीक, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बताइए, हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? देखिए, ये भी सूत्र से संबंधित है और जितने भी सूत्र से संबंधित केस हैं और जो सूत्र हैं हमें मेरे ख्याल से उन्हें एक तरफ नोट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और मेरा मानना है कि हर क्वेश्चन पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे सूत्र और केस से रिलेटेड वाले पूछे जाते हैं, तो कॉपी पेन से हमें नोट अलग कर लेना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन होगा हमारे पास, ए होगा, डैमनम साइन इंजुरिया। ठीक है, डैमनम साइन इंजुरिया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपए खाली जगह से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। तो कितने से अधिक राशि का?
तो इसका आंसर होगा 10 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी 10 करोड़ से अधिक, ठीक है, 10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके स्पष्टीकरण पे एक बार हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। स्पष्टीकरण कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग को उन परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जिनमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 के अनुसार है कि राष्ट्रीय आयोग को, जो राष्ट्रीय आयोग है उसको उन वादों को ग्रहण करने की अधिकारिता है जिनका मूल्य क्या है, 10 करोड़ से अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने का एक शर्त यह है। तो भारत के निवासी माने जाने का कौन सा शर्त है, आपने थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये आपका कंपनी लॉ के अंतर्गत भी आता है ये क्वेश्चन, और ये आपका उसमें भी आता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी आता है ये आपका क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से हमारे लिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में रहता है। अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर रहता है तो वो पिछले वर्ष के दौरान 182 दिन भारत में जरूर काटे तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण में कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने का एक शर्त यह है कि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 29। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, वो हम लोग कहीं कर देते हैं कभी कभी, तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने डाला है कि श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। ठीक, उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। भाई मैथ का क्वेश्चन आ गया ये। तो देखिए, इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ हुए 14 लाख, जो हमें 14 लाख का लाभ हुआ है, निम्नलिखित में से किस शीर्ष के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। जो ये लाभ हमें 14 लाख प्राप्त हुआ है, ये किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। ऑप्शन ए है पूंजी लाभ से, ऑप्शन बी है मकान संपत्ति से, व्यवसाय या पेशे से के लाभ से प्राप्त आय, या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। तो किससे होगा ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, पढ़ा भी है हम लोगों ने। ठीक है, LLB थर्ड ईयर में, सॉरी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड ईयर में। तो इसके बारे में हम आपको पहले बताएं कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवासीय मकान विक्रय से प्राप्त लाभ जो होते हैं वो पूंजी लाभ से आय शीर्षक के अंतर्गत वसूल किए जाते हैं, जो आवासीय मकान विक्रय से अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी कोई व्यक्ति कर देता कि मकान संपत्ति आय से, ऑप्शन बी कर दिया आपने, आपका क्वेश्चन गलत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पूंजी लाभ से आय। सिर्फ यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है, ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए है अधिभोगी, ऑप्शन बी प्रबंधक निदेशक, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रबंधक। क्या कहलाएगा। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, अलग हटके ऑप्शन है। तो इसके लिए हम कहेंगे, देखिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 जो है उसके अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम अधिभोगी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अधिभोगी। ठीक है, ना उसे प्रबंधक कहा जाएगा, ना अध्यक्ष, ना प्रबंधक निदेशक। ठीक है, ऑप्शन इसलिए तो कहा मैंने सबसे अलग हटके ऑप्शन है इसके, अधिभोगी। कोई आप गैस भी नहीं कर सकते भाई, पढ़ाई नहीं होगा आपने तो गैस कहाँ से कर सकते हैं। आप प्रबंधक लगाएंगे टिक करके चले आएंगे, अध्यक्ष लगाएंगे टिक करके चले आएंगे, आपका क्वेश्चन गलत, पता ही नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त खाली जगह को नियुक्त करना चाहिए। किसको नियुक्त करना चाहिए? तो सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। इसके स्पष्टीकरण पर हम चर्चा करते हैं। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।